नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 11 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। यदि आप अभी भी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो आपका आने वाला जो कल है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। ऐसा कौन कहा है? तो ऐसा चार्ल्स एफ कैटरिंग ने कहा है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो बीत गया उसको जाने दीजिए और आप आने वाले अपने जो भविष्य है उसके बारे में सोचिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट दिन जो है उसका प्लानिंग कीजिए कि हमको आने वाला समय को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हर एक दिन आपको चांस मिलता है, उस चांस को ग्रैब कीजिए और बढ़िया से प्रिपरेशंस करते रहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पूरा लेख दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे देखिए, पूरा लेख दिवस का इंग्लिश जो है वो इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको इंग्लिश वर्ड भी जो है वो हिंदी में बना के दे देता है। तो इंटरनेशनल आर्काइव्स डे जो है ये 9 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 जून को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय पूरा लेख दिवस मनाया जाता है। अभिलेखों और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का लक्ष्य है आम जनता, निजी क्षेत्र, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक अभिलेखीय संरक्षण और पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, 2004 की वियना अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 2000 प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से अभिलेखागार के महत्व को पहचानने के लिए यह एक दिन रखने की मांग की गई। ठीक है, तो ये 2004 में वियना में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। वहीं पे लगभग 2000 प्रतिभागियों ने इसमें साइन किया था। ठीक है, बाद में 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की वार्षिक आम बैठक के दौरान 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। ठीक है, तो 2007 से ये एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ये 9 जून को हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाना शुरू हुआ। ठीक है, तो पूरा लेख ये याद रखेगा, अभिलेखागार और पूरा लेख दोनों 9 जून को ही मनाया जाता है। ये याद रखेगा, दोनों सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है और 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो पहले हैदराबाद हुआ करता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संयुक्त राजधानी। लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी को नया सेटअप करना है, जो कि ऐसा प्रस्तावित है कि पहले तो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा 3 जो कैपिटल था वो प्रस्तावित था, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। लेकिन अभी जो ये बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, वो उन्होंने एक ही राजधानी प्रस्तावित किया है और वो है अमरावती। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? भूमि पुनः स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ये इस बार का थीम है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 9 जून को अभी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है वेलायन सुब्बाया को। वेलायन सुब्बाया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वेलायन सुब्बाया। ये देखिएगा, वेलायन सुब्बाया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 24 साल के इतिहास में भारत के चौथे विजेता हैं। ठीक है, तो 24 साल बाद ये चौथा विजेता भारत से आए हैं, ये याद रखिएगा। इससे भारत EY क्षेत्र में 4 बार वैश्विक उद्यमिता पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, पुरस्कार जीतने वाले अन्य भारतीय जो है वो कौन कौन है? तो नारायण मूर्ति इनसे पहले जीत चुके हैं। उदय कोटक को यह पुरस्कार मिल चुका है और किरण मजूमदार 100 को मिल चुका है ये पुरस्कार। और चौथे में कौन है? तो विलायन सुब्बायम, ये याद रखेगा, ये एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड मिलता है।
वेलायन सुब्रमण्यन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा। चोलामंडलम जो है वो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। उन्होंने लगभग 5,000 कार्यक्रम प्रतिभागियों से चुना गया है। इनको जो है 5,000 कार्यक्रम जो प्रतिभागी थे उनमें से चुना गया है। इन प्रतिभागियों में 47 देशों और न्याय क्षेत्रों के 51 विजेता शामिल थे। उन्हें 2023 में भारत के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। तो 2023 में तो भारत के द्वारा ही चुना गया था ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, और ये यहाँ 2024 में अभी ये विश्व में भी चुना गया है। ये याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आया है कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। तो जाहिर सा बात है, हम लोग को अभी 2024 में भारत रत्न का भी घोषणा हुआ था कि किनको किनको मिला है, तो इसको भी देखना जरूरी है। अब भारत रत्न के बारे में बात किया जाए तो भारत रत्न है क्या? तो भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। उस समय तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। भारत रत्न अलंकरण कांस्य धातु निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जो कि 5.8 इंच लंबा और 4.7 इंच चौड़ा होता है तथा 3.1 इंच जो है वो मोटा होता है। इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है। यहाँ पे देखिए सूर्य बना हुआ है, और पीछे की तरफ में भारत का एम्बलम बना हुआ रहता है, ये याद रखिएगा। भारत रत्न लिखा भी होता है जो सूर्य के आकृति के नीचे, ठीक है। और पीछे में राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो है ये मुंड उपनिषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जनवरी 1954 में घोषित मूल कानून में इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान करने की अवधारणा नहीं थी, लेकिन बाद में इसको 1966 के कानून में अंततः मरणोपरांत पुरस्कार देने के भी प्रावधान जोड़ा गया, ठीक है। पहला भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहले दिया गया था 1954 में। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता है, ये याद रखेगा। अब भारत रत्न से महत्वपूर्ण जो तथ्य और भी है वो है क्या कि इस बार देखिए, हर एक बार ये 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, लेकिन 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, और इस बार 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार जो है वह कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है इसमें, बल्कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न विजेता को वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्रदान किया जाता है। और आपको मालूम है कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी पद नाम, मतलब ये नाम के आगे पीछे भारत रत्न शब्द जो है वो नहीं लगा सकते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार कब बंद किया गया था? तो 1977 में, फिर बाद में इसको चालू कर दिया गया था 1980 में, और मदर टेरेसा को इससे सम्मानित किया गया था। भारत रत्न और अन्य पद्म पुरस्कार कोलकाता के अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। 1966 के बाद भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिया जाना शुरू हुआ, ठीक है। अभी 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिल चुका है, ये याद रखिए। पूरा पूरा मतलब अभी से लेके 1954 से लेके अभी तक 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिल चुका है। इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। पहली महिला अगर प्रधानमंत्री भी पूछे तो भी इंदिरा गांधी ही होंगी, ये याद रखेगा। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के ये नेता थे, ये याद रखेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भले ही पाकिस्तान से थे, लेकिन इनका जो दिल था, इनका जो कार्य था वो भारत से जुड़ाव बहुत ज्यादा था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक 2 विदेशियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, ये याद रखिएगा।
और दो विदेशी कौन है, तो ये है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान है जो कि 1987 में मिला है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। दूसरा है नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में मिला था और ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो है रंग से भेदभाव के प्रति बहुत ये मतलब आंदोलन में शामिल थे, मतलब नेतृत्व करता थे। और उसके बाद एमजी रामचंद्र पहले अभिनेता थे जिनको भारत रत्न मिला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने एआईएएमडीके पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो ये एमजी रामचंद्र थे, ये याद रखिएगा। मोरारजी देसाई को 1999 में भारत रत्न 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान किनको मिला है, तो मोरारजी देसाई को मिला है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किसको मिला है, किस पाकिस्तानी को मिला है, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में हमने बता दिया। और डीके कर्वे 1958 में सबसे अधिक 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न प्राप्तकर्ता बने थे, ये याद रखिएगा, डीके कर्वे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला है। 1997 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह नहीं दिया जाना, मतलब नहीं दिया गया। अब भारत रत्न से पूछे गए कुछ कुछ प्रश्न, जैसे भारत रत्न पुरस्कार के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन है, तो भारत रत्न के पहले मरणोपरांत जो प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये याद रखिएगा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत बता दिए हैं। अब तक कितने को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो 53 व्यक्तियों को अब तक जो है भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें से 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। 2024 में किसको भारत रत्न दिया गया है, तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे, मरणोपरांत मिला है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, मरणोपरांत मिला है। उसके बाद उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, भारतीय वैज्ञानिक थे, ये मरणोपरांत मिला है। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता हैं, ये बीजेपी के अभी भी है ये। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसमें अभी 5 लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 में, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 1954 से लेकर 2024 तक हमने यहाँ पे भारत रत्न से रिलेटेड जो विनर्स लिस्ट है वो हम आपको दिए हैं। जैसे राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 1954 में तीनों लोगों को मिला था। उसके बाद भगवान दास 1955 में, एम विश्वेश्वरैया 1955 में, जवाहरलाल नेहरू 1955 में। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि मदर टेरेसा को कब मिला था, तो वो थोड़ा सा ईयर जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा को, ठीक है, 1980 में मिला था। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है। अब विनोबा भावे को 1983 में मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। तो इस बार का याद रख लीजिएगा, इस बार का याद रख लीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता है, ये जननायक। ठीक है, चलिए, मरणोपरांत जो विजेता हैं भारत रत्न के, वो यहाँ पे लिस्ट हम आपको दे दिए हैं, ये याद थोड़ा सा कर लीजिएगा। पहले जो मरणोपरांत प्राप्त करता था वो लाल बहादुर शास्त्री थे, एकदम क्रमवत से दिया हुआ है, के कामराज दूसरे, विनोबा भावे तीसरे, एमजी रामचंद्र चौथे, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, चौधरी चरण सिंह और एम ए स्वामीनाथन, ये 2024 में दिया गया है। 2024, ये याद रखिएगा, 2024 में दिया गया। चलिए, अब इसके साथ अगर हम लोग क्या बोलते हैं, भारत रत्न डिस्कशन किए हैं, तो अब पद्म पुरस्कार भी डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार, ये भी पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शामिल है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये जो पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्यक्रम, विज्ञान और अभियांत्रिकी और व्यापार तथा उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा।
ये सब इतने सारे क्षेत्र है जिसमें पद्म पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब पद्म पुरस्कार जो है वो पद्म पुरस्कार जो असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। ठीक है, और किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे असाधारण अगर विशिष्ट सेवा काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, असाधारण, ठीक है, तो आपको पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्म विभूषण। और उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य किए हैं तो पद्म भूषण दिया जाएगा, और सिर्फ विशिष्ट सेवा कार्य किए हैं तो पद्म श्री दिया जाएगा। और इसकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से एक समारोह आयोजन करके दिया जाता है, ये याद रखिएगा, जो कि हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में इसे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, तो ये देखिएगा पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 110 लोगों को पद्म श्री शामिल किया गया है। और ये भी याद रखिएगा, ये लाइन से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता जरूर है कि पद्म पुरस्कार जो 2024 में बांटे गए हैं उसमें से कितने महिलाओं को मिला है, तो 30 महिला शामिल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 30 महिला टोटल जो है, आपको बता दें कि टोटल 132 हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा। और 22 जनवरी 2024 को गणतंत्र जो दिवस है, ठीक है, इसकी पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। ये सब सारे चीज तो हम लोग बता दिए। अब यहाँ देख सकते हैं, इनमें से देखिए जिसमें से कई सिनेमा जगत के भी मशहूर हस्तियां शामिल हैं। अब इसमें जो पद्म पुरस्कार मिला, बैजंती माला को मिला है, कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है पद्म विभूषण, और मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, और उषा उत्थुप का नाम जो है पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार अभी हम लोग इसका लिस्ट भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा पद्म विभूषण, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पे देखिए श्रीमती विजया माला बाली, ये कला के क्षेत्र में है। उसके बाद सुब्रमण्यम, जो पद्म सुब्रमण्यम है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। चिरंजीवी, इनको भी पद्म विभूषण ही मिला है। एम वेंकैया नायडू, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। और बंदेश्वर पाठक, इनको मिला है, क्या मिला है, तो पद्म विभूषण, जो कि सामाजिक कार्य के लिए बिहार राज्य से ये बिलोंग करते हैं। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चिरंजीवी भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पद्म भूषण जो है सुश्री एम फातिमा बीबी, ठीक है, ये याद रखिएगा, फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट में महिला जज रह चुके हैं सर्वाधिक सार्वजनिक मामलों के लिए, ये याद रखिएगा। मरणोपरांत इनको मिला है, तो मरणोपरांत वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद श्री होमूर सरजी एन कामा, ये साहित्य एवं शिक्षा की पत्रकारिता क्षेत्र में मिला है। मिथुन चक्रवर्ती पद्म भूषण, सीताराम जिंदल, यांग लिऊ, अश्वनी बालचंद मेहता, और सुब्रमण्यम सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब पद्म भूषण ही है जो कि ये 17 लोगों को दिया गया है, तो श्री राम नायक, तेजस मधुसूदन, आलोक ओलानचेरी राजगोपाल, उसके बाद दत्तरे अंबादास मायालू उर्फ राजदत्त, उसके बाद ये सब देख लीजिएगा, ये गोतदान रिनपोछे मरणोपरांत मिला है। प्यारे लाल शर्मा, चंद्र प्रसाद ठाकुर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद सुश्री उषा उत्थुप और विजयकांत मरणोपरांत, और कुंदन व्यास, ये सब मरणोपरांत मिला है। ये कुंदन व्यास को पद्म भूषण मिला है, विजयकांत को मरणोपरांत मिला है, ये कला के क्षेत्र में। ठीक है, पद्म श्री देख लीजिएगा, पद्म श्री 110 लोगों को टोटल मिला है, तो यहाँ पे आपको खालिद अहमद बदरप्पन एम मिला है, कालूराम बमनिया मिला है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें मरणोपरांत वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिनको भी अगर मरणोपरांत मिला है तो उसको ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सुरेंद्र मोहन मिश्रा, ये मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद जो जोड़ी के साथ कपल को मिला है कला के क्षेत्र में, ये भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, मरणोपरांत वाला। ठीक है, फकराबुर फकराबुर जो है चित्रन नंदुर बुद्रीपाद, यानी कि ये जो है मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कोई अगर मरणोपरांत मिला है तो उसको ज्यादा करके हम लोग को फोकस करके चलना है। जैसे श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार को मरणोपरांत कला का क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। माया टंडन को मिला है सामाजिक क्षेत्र में। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार। और उसके बाद यहाँ पे भारत रत्न के बारे में पद्म पुरस्कार डिस्कशन के एक क्वेश्चन से हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए। आप सोचिए कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने एग्जिट पोल में यूरोपीय संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की भारी हार के बाद अपनी संसद भंग कर दी है? तो ऐसा करने वाला इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी संसद को भंग कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, ये फ्रांसीसी सांसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा एग्जिट पोल में यूरोपीय संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की भारी हार दिखाए जाने के बाद किया गया है। ठीक है, उनको ये पार्टी में मिला गया था। तो ये सब चीज आपको याद रखने का नहीं है, बस खाली आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ऐसा करने वाला देश बना है। ठीक है, बाकी सारा चीज इसमें दिया। फ्रांसीसी प्रणाली में निचले सदन नेशनल असेंबली के 577 सदस्यों को संसदीय चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। देश के राष्ट्रपति को स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, जिसका अगला चुनाव 2027 में होने वाली है, ऐसा संभावना है। यूरोपीय संघ के चुनाव विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यूरोपीय संघ में मतदाता जिनकी संख्या लगभग 400 मिलियन है, यूरोपीय संसद के 720 सदस्य को चुनेंगे। ठीक है, ये सब सारा चीज थोड़ा देखना के जरूरत है, और कितने परसेंट मिले वो सब जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 2022 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। अग्निपथ योजना 2022, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। अच्छा, आप बताइए कि ये अग्निपथ योजना है, ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि 18वीं जो लोकसभा इलेक्शन था, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया है। हालांकि इंडिया की सरकार बन गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया है। उसका कारण, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसमें सरकारी नौकरी को हटा देना, अग्निपथ योजना में मात्र 4 साल का ही नौकरी करना, और वो भी उसके बाद हटा देना, ये बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा था। ठीक है, हमारे देश में इसके लिए आंदोलन भी किया गया युवाओं के द्वारा। काफी ट्रेन जान मान का भी नुकसान हुआ था, लोग अपने आप को आत्महत्या भी कर लिए। तो ये बहुत बड़ा ये था कि इसके वजह से ही काफी कुछ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है इस बार का इलेक्शन में। भारतीय सेना ने सेवा अवधि को बढ़ाकर 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए प्रवेश आयु बढ़ाकर 23 वर्ष करने की भी सिफारिश कर दी है। ठीक है, जबकि इसमें 21 वर्ष लास्ट कर दिया गया था। ठीक है, यह भी सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षण के दौरान विकलांगों के अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, और निवास प्रबंधन एक पेशेवर एजेंसी द्वारा संभाला जाना चाहिए, यानी कि किसी एजेंसी को देने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें सिफारिश की गई है कि यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मारा जाता है तो उनके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए, यानी कि हमेशा के लिए उनको कुछ वैसा अमाउंट मिलना चाहिए जिनका वो परिवार पोषण हो सके। ठीक है, इस सशस्त्र अच्छा अग्निवीर जो योजना है ये क्या है? इसे सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने और पेंशन बिल को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि पेंशन भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा सारा चीज इसमें बताया गया था। तभी यहाँ पे हमारे देश में आवाज भी उठा था कि जो सांसद है वो अपना पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते हैं, और उस पे जितने भी नेता लोग हैं वो सब चुप्पी बांध लेते हैं कि नहीं नहीं हम अपना पेंशन तो नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम होगा कि एक एक सांसद का 10-10 लाख 7-7 लाख रुपया जो है वो पेंशन आता है। ठीक है, सैलरी तो कम है, लेकिन पेंशन उन लोगों को बहुत ज्यादा आता है। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए देश के 3 सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे
कैडर में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। और ये सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हमारे सेवाएं हैं, जैसे थल सेना, वायु सेना और जो नेवी वाला है वो, उसमें ये 4 साल के लिए इसमें भर्ती लिया जाता था अग्निवीर के रूप में। ठीक है, यही है अग्निपथ योजना, जो कि 15 जून 2022 को इसको शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। तो इसमें बहुत कुछ रिफॉर्म्स करने का अभी सुझाव दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कब लॉन्च हुआ था, अग्निपथ के बारे में बता दिए। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान सहकार स्कीम, ये 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा, ये जो योजना है 2018 में लॉन्च किया गया था। अग्निपथ वाला हमने बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे जून 2022 होगा, सितंबर लिखा हुआ है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ये भी बता दिए, और ये लगता रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये 2020 में लॉन्च किया गया था, 26 फरवरी को। मिशन कोविड सुरक्षा, ये नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ध्रुव पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ये अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद सर्व पावर स्कीम, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये जो सर्व पावर स्कीम है 2020 में लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये अभी लॉन्च करना, मतलब लॉन्च हो गया है, ये याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। मिशन कर्मयोगी, ये 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। सहकार सहकार मित्र स्कीम, ये 12 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्कीम्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में भारत के एक्सिम बैंक ने व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में अपना पूर्वी अफ्रीका कार्यालय खोला है, यानी कि अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन ऑफिस खोला है। तो ये खोला है नैरोबी में। नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है, ये याद रखिएगा, केन्या की राजधानी। ठीक है, नैरोबी जो है वो किसकी राजधानी है, तो केन्या की राजधानी है। ठीक है, केन्या की। और ये एक्सिम बैंक क्या है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये याद रखिएगा, भारत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है, ये व्यवसाय और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ये केन्या अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में ये खोला है ब्रांच। ठीक है, इंडियन एक्सिम बैंक हाल ही में नैरोबी में ये खोला है। और इसे क्षेत्र में भारत की व्यापारिक उपस्थिति बढ़ेगी। ठीक है, इससे भारत, केन्या और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत और पूर्वी अफ्रीका के व्यापार 2022 में 12.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के तहत इंडिया एक्सिम बैंक ने 14 अफ्रीकी देशों में उद्यमों को समर्थन दिया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में, बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक के नाम से भी ये जाना जाता है। यह भारतीय निर्यातों और विदेशी सरकारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त पोषित करने, सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वित्त पोषित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की गई थी। 1982 में इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी ये जो पीएनबी मेटलाइफ है, अभी हाल ही में समीर बंसल को ये अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, समीर बंसल। ठीक है, वह आशीष श्रीवास्तव के स्थान लेंगे। वह वर्तमान में मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और विनियामक अनुमोदन के अधीन है। ठीक है, आशीष श्रीवास्तव को भारत में मेटलाइफ इंक की ग्लोबल शेयरिंग सर्विसेज टीम का एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है,
पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स एलएलसी और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस और मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स एलएलसी के इसके और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रेसेंट नियुक्तियां, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ये जस्टिस दिनेश कुमार बने हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हितेश सेठिया बने हैं एमडी और सीईओ। उसके बाद नेशनल जूट बोर्ड के सतीश भूषण सिंह। ठीक है, और यहाँ पे संजय कुमार मिश्रा जो बने हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बने हैं। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, ये जूनिथ सुनिंगवा तुलुका बने हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द पीबीआई, ये सैफाली बी सरन बनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल। एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर और कोंकण रेलवे के कॉरपोरेशन चेयरमैन संतोष कुमार झा। ठीक है, उसके बाद सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर ये ओस्माने सोंको बने हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में राकेश मोहन को शामिल किया गया है। चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मनीष शाह। ठीक है, चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली जस्टिस नाजमी वजीरी। ठीक है, उसके बाद ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो श्रीनी पालिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड सिमोन हैरिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। हेड कोच ऑफ इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी टीम, ये हरिंदर सिंह को बनाया गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन एंगमार डे वोस को बनाया गया है। और सीबीआई के डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर अनुराग कुमार बने हैं। आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये पहले से थी। ठीक है, एनएसजी के नलिन प्रभात बने हैं डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक के एमडी अजीत कुमार के और चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के की एम मिस्त्री। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस एडवाइजरी ऑफ पपुआ न्यू गिनी टू इंडिया, ये कर्नल एडिसन नोपिया बने हैं। रेलवे एडवाइजर एट द हाई कमीशन ऑफ इंडिया श्री नरपत सिंह। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी डायरेक्टर टी रविशंकर बने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर या प्रोफेसर नाइमा खातून बनी है। तो ये प्रोफेसर जो नाइमा खातून है, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो है, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा। और ये सब पहले भी हम लोग वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ये किशोर मकवाना को बनाया गया है। ठीक है, किशोर मकवाना। प्रसार भारती के जो चेयरमैन है वो नवनीत सहगल बने हैं। बाकी तो आप लोग थोड़ा सा सीबीएसई के राहुल सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर्स गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये सब बने हैं। चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय मानिक राव खनविलकर, ये सब बता चुके हैं हम पहले से ही। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये सब बताया गया है। एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल है वो सदानंद वसंत राव बने हैं, वसंत राव। ठीक है, चलिए, हो गया है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड राधा रतूरी। बाकी तो यहाँ पे हम आपको चेयर, ये देखिए 16 फाइनेंस कमीशन वाला, ये भी डिस्कशन कर चुके हैं। अरविंद पनगड़िया बने हैं। ठीक है, फुल टाइम मेंबर में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और नरंजन राधा रक्षा बने हैं। और पार्ट टाइम में सौम्या कांति दास बनी है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन सूबेदार प्रीति रजक। ठीक है, ट्राई के चेयरमैन कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी ये है। दलजीत सिंह चौधरी जो है, ये एसएसबी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को स्टेट ऑफ ओपन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया अभी भी कई समुद्री संकटों के लिए समाधान डिजाइन करने में अपर्याप्त है, जो वायुमंडल से किस गैस को हटा सकती है। तो वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, उसी के लिए दुनिया जो है ये ओपन एक रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा एक ओपन रिपोर्ट बताया गया है, जिसमें से ये बोला गया है कि दुनिया अभी भी समुद्री संकट के समाधान को डिजाइन नहीं कर पाया है, और जो कि उसमें से कैसे
कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाने का बात हो रहा है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को ये अच्छा, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर बोला जाए कि अमूर्त जो है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, अमूर्त धरोहर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यूनेस्को के इस रिपोर्ट में ये बताया गया है 1960 से 2023 के बीच महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर और इतना वाट प्रति मीटर की दर से गर्म हुआ है। ठीक है, पिछले 2 दशकों में महासागरों के गर्म होने की दर दुगनी हो गई है। यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, इसीलिए ये सब तो कोप कोप का कॉन्फ्रेंस और पार्टी का ये सब किया जाता है कि कैसे हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग कम करना। रिपोर्ट इस बात पर नियमित डेटा प्रदान करती है कि समुद्र का तापमान कैसे बढ़ रहा है और इसका क्या अभिप्राय है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ईईआई का 90% भाग महासागरों द्वारा अवशोषित होता है और ओएचसी महासागरों द्वारा संग्रहित ऊष्मा की कुल मात्रा है। तो ये सब सारा इस रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अभी भी विशिष्ट स्पष्ट नहीं है कि बढ़े हुए ओएचसी, ठीक है, की प्रतिक्रिया में डीऑक्सीनेशन में तेजी आ रहा है या नहीं। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि खुले महासागर की तुलना में तटीय क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक डेटा सेट की आवश्यकता होती है। इस रिपोर्ट में समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड हटाने प्रौद्योगिकियों में हालिया विकास का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये ओशंस के ऊपर ज़्यादा ये डेटा है जो कि यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मतलब एक रिपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में एशियन बैंकर्स के द्वारा बेस्ट बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, ठीक है, का अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सेबी। ठीक है, एशियन बैंकर्स ने सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर की उपाधि से सम्मानित किया है। एशियाई बैंकर ने भारत के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत करने में अपने योगदान की मान्यता में सेबी को एशिया प्रशांत में व्यापार नियामक का सर्वश्रेष्ठ उपचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्वकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया है। सेबी तत्काल निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। T+1 सेटलमेंट को चरणबद्ध तरीके से 2021 में शुरू किया गया था, जिसे जनवरी 2023 से पूरी तरह से लागू किया गया है। अब ये जो T+1 है ये क्या है, ये ट्रेडिंग डे है। ठीक है, ट्रेडिंग डे +1। ठीक है, ऐसी T+2 है, T+3 है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सेबी के द्वारा ही लागू किया गया है। T+1 सेटलमेंट जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। T+1 सेटलमेंट किससे रिलेटेड है, तो सेबी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसे याद रखिएगा, बाकी सारा चीज आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। अब कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जब पहले भी हम लोग बहुत सारे पुरस्कार इस सेशन में डिस्कस कर लिए। अब एसोचेम ईएससी अवार्ड ये आरईसी लिमिटेड को मिला है। ये रेलवे का ही एक अन्य कंपनी है। उसके बाद विश्वकर्मा अवार्ड इतने सारे लोगों को मिला है। डॉक्टर सर मोगा गुंडम को मिला है। ठीक है, विश्वेश्वरैया, विनायक पाई, गौतम सूरी, गेल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया ये अलेक्सी नवेलनी और युविया नवेलनाया को मिला है। वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज ममता जी सागर को मिला है। सागर सम्मान वरुण अवार्ड ये श्री धीरेन्द्र कुमार सन्याल को मिला है। सागर सम्मान अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस कैप्टन कमलकांत चौधरी को मिला है। सागर सम्मान अवार्ड फॉर द गैलेंट्री कैप्टन सुबीर साहा एंड कैप्टन ओम दत्ता को मिला है। बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड ये डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को मिला है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ये अवंतिका वंडा नप्पू को मिला है। उसके बाद वर्ल्ड्स बेस्ट स्काई ट्रैक्स 2024 ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये अमिताभ बच्चन को भी मिला था और एक को मिला है। ठीक है,
बेस्ट एयरपोर्ट स्टफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। आर्यभट्ट अवार्ड डॉक्टर पभुरुली पभुलूरी सुब्बा सुब्बा राव को मिला है। हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड ये दीपिका सोरेन को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड ये मोहम्मद सलीम को मिला है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये रतन टाटा जी को मिला है। और PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी रतन टाटा जी को मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड जो है ये राखी कपूर को मिला है 2024 का। 25 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये नोवाक जोकोविक और एंटिया बोनमाटी को मिला है। आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट ये ऑफ द ईयर अवार्ड ये HAL को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला है। गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन को मिला है। और USGA बॉन्स बॉब जोन्स अवार्ड ये टाइगर वुड्स को मिला है। ठीक है। इरानमस प्राइज 2024 ये अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है। प्रितजर आर्किटेक्चर प्राइज ये जापानीज आर्किटेक्ट रिकेन यामान मोटो को मिला है। मिशेल्स एंड रूबेलेक चैंपियन अवार्ड ये इंडिया को मिला है। बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली फॉर द ईयर 2023 ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है इसको मिला है। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलर अवार्ड ये द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और उसके बाद IAA गोल्डन कॉम्पास अवार्ड 2024 ये श्रीनिवासन स्वामी को मिला है। चमेली देवी जैन अवार्ड ये ग्रीष्मा कुथार एंड रितिका चोपड़ा को मिला है। ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड ये डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को मिला है। इंपॉर्टेंट है। 33वां सरस्वती सम्मान ये मलयालम पोएट प्रभा वर्मा को मिला है। ठीक है। डायना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता को मिला है। ठीक है। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड उमा रेले को मिला है। ठीक है। 2024 का एबेल पुरस्कार ये फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल ताला ग्रैंड को मिला है। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन को मिला है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 ये प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला है। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 77वां बाफ्टा अवार्ड ये ओपेनहाइमर मूवी को मिला है। 96वां एकेडमी अवार्ड ये भी ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट ग्रीन बोर्ड कॉर्पोरेट में RAC लिमिटेड को ही मिला है। महागौरव 2024 अवार्ड निखिल मुकुंद वाघ को मिला है। ठीक है। ये सब ग्रैमी अवार्ड थोड़ा सा देख लीजिएगा। 66वां ग्रैमी अवार्ड शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन को मिला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। वाटर वॉरियर अवार्ड नोएडा अथॉरिटी को मिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल में शीतल देवी को मिला है। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर ये साउथ इंडियन बैंक को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसे थोड़ा सा जगत गुरु वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला अवार्ड ये NIMHAN ये हॉस्पिटल है इसको मिला है। स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। ठीक है। बहुत सारा अवार्ड है फ्रेंड्स ये जो कि हम सारे के सारे मतलब अभी एक साल का ये अवार्ड्स हम लोग डिस्कशन आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप मतलब पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा फ्रेंड्स, है ना। इम्पॉर्टेंट है। नृत्य कला निधि अवार्ड ये वसंथा लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को मिला है। CII नेशनल अवार्ड्स ये हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। PVT स्पोर्ट्समैन एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड ये विराट कोहली को मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का ये बेस्ट पिक्चर में ओपेनहाइमर को मिला है। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट है। और फीफा मेंस प्लेयर 2023 लियोनेल मेसी फीफा में, ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में 2024 के लिए पहली कमांड और कंट्रोल कॉम्पेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है। तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये जो बैठक है ये 4 से 7 जून तक मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में यूएस इंडो पैकॉम के कार्यकारी निदेशक श्री पॉल निकोलस के नेतृत्व में 29 संसदीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के ब्रिगेडियर राहुल आनंद के नेतृत्व में 38 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। ठीक है, साल में ये 2 बार आयोजित किया जाता है। ट्रिपल सी बी भारत और अमेरिका के बीच ये संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौते को लेकर ये अनुच्छेद 11 के तहत गठित एक विशेष तकनीकी समूह है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका और भारत के बीच हर एक दो साल 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, 2018 में ऐतिहासिक समझौते के बाद ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौते मापने, सुदृढ़ करने और निरंतर प्रगति हासिल करने के लिए ये 7वीं ऐसी बैठक हुई है। तो ये कितना नंबर का बैठक है? 7th। ठीक है, ये याद रखेगा। 4 दिवसीय बैठक के दौरान दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के अंतर संचालिनता, परिदृश्य और संचार आवश्यकताओं को समझाने के लिए कई दौर की व्यापक चर्चा की गई। तो इसमें हम आपको बता दिए सारा चीज़ें किस लिए किया गया है। और यहाँ पे देखिए कोमकाशा जो लिखा हुआ है, कोमकाशा का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोजी राव का 8 जून को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना किया था? तो इन्होंने जो समाचार पत्र है वो है इनाडू। ये इनाडू समाचार पत्र की स्थापना किए थे रामोजी रामोजी जो राव हैं उन्होंने। इनका जो निधन है वो 88 वर्ष की आयु में हो गया और इन्होंने रामोजी फिल्म सिटी की भी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, समाचार पत्र इनाडू को इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, वह मीडिया क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे और उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रामोजी राव का इनाडू अखबार नंदामूरी राम राव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, वे पक्ष में जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने 1982 में कांग्रेस के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का गठन किया था। तो यही टीडीपी पार्टी से चंद्रबाबू नायडू अभी सीएम बनने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रामोजी के नेतृत्व में इनाडू तेलुगु मीडिया में एक बड़ी ताकत बन गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।